विद्यार्थी मित्रों, सेठ सीएल हिंदी हाई स्कूल के होम लर्निंग प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। कक्षा 11वीं वाणिज्य प्रभाग के विद्यार्थियों का यह मुख्य विषय नामा के मूल तत्व भाग 1 में आज हम नामा के उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप पहले वीडियो में देख चुके हैं, नामा धंधे के आर्थिक व्यवहारों को लिखने की एक कला है जिससे आवश्यक जानकारियाँ प्राप्त की जा सकें। नामा क्यों लिखा जाता है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसकी चर्चा इस छोटे से वीडियो में हम पुनः करेंगे। पहला उद्देश्य है स्थायी रिकॉर्ड, अर्थात धंधे में जो आर्थिक व्यवहार किए गए हैं उनका लेखा हम हिसाबी पद्धति में कर लेते हैं, अब बहियों में लिख लेते हैं अथवा कंप्यूटर पर लिख लेते हैं और यह आपका रिकॉर्ड स्थायी रूप से तैयार हो जाता है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें अथवा उसका उपयोग प्राप्त कर सकें। दूसरा उद्देश्य है प्रत्येक व्यवहार की हिसाबी असर जानना। धंधे के प्रत्येक व्यवहार का प्रभाव धंधे के नफाकारकता पर, उसकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, जिसकी जानकारी अपन आगे के पाठों में प्राप्त करेंगे। तो धंधे में उस व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसकी जानकारी हम नामा के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा उद्देश्य है प्रभावशाली तथ्यों को जानना। धंधे के लाभ हानि को प्रभावित करने वाले तत्वों को और धंधे की आर्थिक परिस्थिति को प्रभावित करने वाले तथ्यों संबंधी जानकारी हिसाबी तैयार करने के बाद ही मिल सकती है। हिसाब तैयार करने का यह महत्वपूर्ण उद्देश्य नामा पूरा करता है। यदि आप नामा नहीं लिखेंगे तो आर्थिक व्यवहारों का क्या प्रभाव धंधे की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है, क्या प्रभाव उसकी लाभ हानि पर पड़ रहा है, इसका पता हमें नहीं चल पाएगा। तीसरा, करों के दायित्वों का निर्धारण करना। प्रत्येक देश की सरकारें सामान्यतः अपने नागरिकों पर टैक्स इत्यादि लगाती हैं। सामान्य रूप से कर भरने का दायित्व हम तैयार करने के बाद, नामा तैयार करने के बाद ही निश्चित कर सकते हैं। हमें कितना कर भरना है, कर का निर्माण क्या है, आवक क्या है, उसके आधार पर कर का दायित्व निश्चित होता है। इसलिए हिसाब तैयार करने का उद्देश्य है करों के दायित्वों को निश्चित करना। दायित्वों का प्रमाण जानना। धंधे को चलाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति रोकड़ के अलावा अन्य संपत्तियां भी धंधे में लाता है। वह रोकड़ व्यवहार करता है, उधार व्यवहार करता है। उधार व्यवहारों के कारण धंधे का दायित्व कितना है, कितना माल उधार खरीदा गया है, कितना भुगतान भविष्य में किया जाना है बाकी है, इन सब का पता हमें चलता है। भविष्य में किए जाने वाले भुगतान को हम दायित्व के रूप में जानते हैं। तो धंधे में कौन सी रकम हमें भविष्य में चुकानी है, कब चुकानी है, इसका पता हमें नामा लिखने से ही पता चलता है। लेना। उधार खरीदी की तरह ग्राहक को उधार माल बेचा भी जाता है। इस बिक्री की रकम हमें भविष्य में प्राप्त होनी है। जब तक यह रकम हमें प्राप्त नहीं होती है तब तक वह बही में लेना के रूप में, प्राप्त के रूप में दर्शाई जाती है। इसलिए हमें नामा के द्वारा धंधे के प्राप्य यानी लेना का प्रमाण जानने में भी मदद प्राप्त होती है। एक अन्य उद्देश्य है धंधे की नफाकारकता का मापन करना। हिसाबों का महत्वपूर्ण उद्देश्य है हिसाबी समय अवधि के दौरान कितना लाभ हुआ है, कितनी हानि हुई है, इसका पता हमें नामा से ही चलता है। यदि हम नामा नहीं लिखेंगे तो हमें धंधे के लाभ हानि के बारे में स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाएगा। तो धंधे की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए, नफाकारकता को जानने के लिए भी नामा लिखना अति आवश्यक है। धंधे की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना। नामा लिखने के द्वारा, नामा लिख करके हम धंधे की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। धंधे में कुल संपत्तियां कितनी हैं, कुल दायित्व कितने हैं, संपत्तियों लेना का प्रमाण इत्यादि कितना है, धंधे की आर्थिक स्थिति अच्छी है अथवा नहीं, इसका पता हमें नामा से ही चलता है। हिसाबों के आधार पर आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। एक उद्देश्य है भूल और छल कपट को खोजना और रोकना। नामा लिख करके हम मौद्रिक भूलों को अथवा धंधे में होने वाले करप्शन, भ्रष्टाचार, छल कपट इत्यादि की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं और ऐसी अनिच्छनीय घटनाओं को रोकने में मदद हमें नामा से ही प्राप्त होती है।
हिसाबी पद्धति अप्रत्यक्ष रूप से धंधे में होने वाली अनिच्छनीय घटनाओं को रोकने में मदद करती है। इस प्रकार से नामा लिखने के ये मुख्य उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही नामा सही तरीके से नियमानुसार लिखा जाना चाहिए। धन्यवाद।